हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के बारे में। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। तो रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ एक बार जल्दी से देखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। लास्ट डे अगर देखें तो 1.55 की ओपन प्राइस के बाद 1.65 का हाई बनाता है, लो नहीं बनाता है, जबकि लोअर प्राइस बैंड इसका 1.45 का लगा था। अपर प्राइस बैंड एनएससी पे 1.75 का लगा था। 1.55 की क्लोजिंग प्राइस देता है। 1.65 का हाई बनाने के बावजूद भी अपने ओपन प्राइस के ऊपर ही क्लोजिंग देता है और एनएसई पे जो टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है 17.2 मिलियन, यानी 1,72,92,731। डिलीवरी इसमें से है 50.78%। एनएससी पे अगर आप मार्केट कैप देखें तो 428 करोड़ है। बीएससी के ऊपर का जल्दी जल्दी से डेटा देख लेते हैं। 1.57 के ओपन प्राइस के बाद 1.56 का लो और 1.63 का हाई। 1.41 का लोअर प्राइस बैंड और 1.71 का अपर प्राइस बैंड लगा था। 434 करोड़ इसकी मार्केट कैप है और 60,59,449 टोटल वॉल्यूम रेट करता है, जिसमें से 51.61% की डिलीवरी है। अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की। तो गाइस, कहीं ऐसा तो नहीं चल रहा है कि ये इस कंपनी के अंदर गेम खेला जा रहा हो? क्यों? क्योंकि ऐसा मेरे दिमाग में क्वेश्चन जो आ रहा है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, और ये दिमाग से गले से बात उतर नहीं रही है। इस बीच में आपको ये बात अच्छे से पता है, मैंने कई बार बताया है कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और एयरसेल के केस में एनसीएलएटी की तरफ से जो जजमेंट पास किया गया है, उस जजमेंट के आधार पर लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस कंपनी को लिक्विडेट कर दिया जाएगा और कोई ऑप्शन नहीं है। लोग ये तर्क दे रहे हैं, लोग ये लॉजिक दे रहे हैं इसके पीछे कि सुप्रीम कोर्ट में अगर लेंडर्स और यूवीएआरसीएल अगर ये रीअप्लाई करते हैं, अपील करते हैं कि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की वैल्यू ज़्यादा है, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स की वैल्यू उसके बाद आती है, तो इसके आधार पर लोग ये तर्क दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट शायद इस मुद्दे को फिर से ना सुने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ही ये मामला निकल के आया था एनसीएलएटी के हाथ में। लेकिन इस बीच में ये इतना सारा कुछ लिक्विडेट करने की बात मार्केट में वायरस की तरफ फैल रही है, और इस बीच में ये ह्यूज क्वांटिटीज़ में जो वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? ऐसा कौन कर रहा है? ये 1,73,00,000 क्वांटिटीज़ एनएससी पे मात्र ट्रेड हुई। और आपको मैंने कल बताया था कि मात्र ओपनिंग मार्केट के ओपनिंग फर्स्ट आवर्स में 1 करोड़ से ज़्यादा क्वांटिटीज़ ट्रेड हो गई थी ऑलरेडी। 60 लाख के आसपास बीएससी के ऊपर भी ट्रेड हुई हैं क्वांटिटीज़। तो इतनी ह्यूज क्वांटिटी में ख़रीदारी कौन कर रहा है? कहीं ये कोई चाल तो नहीं, गेम तो नहीं खेला जा रहा है? क्योंकि देखिए, आपका नुकसान दूसरे का प्रॉफिट। आपका नुकसान कैसे होगा? सुनिए ध्यान से, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं, जिनके पास टोटल 10,000 शेयर्स हैं, 2.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से। आज की डेट में 1.55 की इसकी ओपन प्राइस चल रही है, 1.50 मान लीजिए। अब मिस्टर एक्स के दिमाग में इस बात को बार बार डालने की कोशिश करी जा रही है कि एयरसेल और आरकॉम के पास कोई ऑप्शन नहीं है इनको लिक्विडेट करने का। इनको लिक्विडेट किया जाएगा और जितना भी हो सकता है, जितना भी माल मिलेगा, वो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन वसूली कर लेगा, और फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी लेंडर्स को, जो बैंक्स हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बहुत सारे बैंक्स हैं, इवन चाइना के 3 बैंक्स हैं, उन सभी को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली है। तो इस बीच में आप जैसे लोग या मिस्टर एक्स जैसे लोग हैं जो इस बात को सुन करके डरेंगे, तो उनको लगेगा कि आज की डेट में 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 के हिसाब से जो कुछ भी अमाउंट उनको मिल रहा है, अगर वो आज उसको नहीं लेते हैं तो आने वाले टाइम में ये इसकी वैल्यू ज़ीरो भी हो सकती है, या कल कोई एनएससी से और बीएससी से डिलिस्ट हो जाएगी, क्योंकि लिक्विडेट होगी तो डिलिस्ट तो होगी 100%।
तो इस बीच में मिस्टर एक्स जैसे लोगों को डर लगेगा और लोग वो बेच करके अपना लॉस बुक करेंगे और बाहर निकल जाएंगे। 50,000 का इन्वेस्टमेंट है, आज उनको 10,000 में मिल रहा है तो उनको लगेगा कि आने वाले टाइम में ज़ीरो मिलने से बेटर है कि 10,000 अच्छा है, लेके निकलो और भागो। 40,000 का उनका सीधा सीधा यहाँ से उन्हीं के हाथों से नुकसान करा दिया गया। क्यों? ये बात डाल करके वायरस की तरह जो फैल रही है, लिक्विडेट कर दिया जाएगा। लेकिन इस बीच में यही सबसे बड़ा दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इतनी सारी क्वांटिटीज़ कौन खरीदारी, कहीं कहीं एक चाल तो नहीं है कि जितने भी जो आम इन्वेस्टर्स हैं, जो 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 इनोसेंट इन्वेस्टर्स हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि उनके दिमाग में इस तरीके की बात डाल करके उनसे ज़बरदस्ती बेचवा दिया जा रहा हो सस्ते में माल को, उनका नुकसान करा दिया जा रहा हो और सस्ते से सस्ता एकदम कूड़े के भाव में शेयर्स जो है इस कंपनी के मिल रहे हों। और क्या पता अंदर ही अंदर इस बात को लेकर के ये गेम चल रही है, क्योंकि ये खरीदारी कौन कर रहा है, ये कहाँ से कौन है जो छुप के ये काम कर रहा है। थोड़ी बहुत नहीं क्वांटिटीज़ हैं, मजाक नहीं है। 1 घंटे में 1 करोड़ से ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो गया था का लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो यही जो बात है दिमाग में उतर नहीं रही है गाइस। आप लोग क्या इसके बारे में सोचते हैं, किस तरीके से आप इसको देखते हैं, क्या आपके पास जवाब है इसका? आप मुझे चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेरी तरफ से ये नहीं कहा जा रहा है कि आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी बाइंग करना शुरू कर दीजिए। मैंने आपको मना किया था लास्ट वीडियो के अंदर कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड में जितने लोग ऊपर के लेवल के ऊपर फंसे हुए हैं वो प्लीज़ एवरेजिंग करने के चक्कर में ना पड़ें अभी, क्योंकि बहुत गलत हो सकता है। इसलिए प्लीज़ अपने हार्ड अर्न मनी को बचा के रखिए। जितना अब इसमें फंस गया है फंस जाए, फंसे रहने दो और उसमें ना फंसाओ अभी इस बीच में, क्योंकि कोई भी चीज़ यहाँ पे सर्टेन नहीं है। दोनों साइड्स यानी लिक्विडेट नहीं भी हो सकती है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, और लिक्विडेट हो सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दोनों बातें इक्वली लाइकली हैं। ठीक है, तो आप लोगों को कृपया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसके अंदर बाइंग करिए, लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो दिमाग में बैठ रहा है। वो क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में भी पड़ गया। अब आप भी इसके बारे में सोचिए और बताइए। रही बात सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेंडर्स के री अपील करने की, तो देखिए अरुण मिश्रा जी थे, उस समय जो जजमेंट पास किया गया था सुप्रीम कोर्ट से, उस समय जज कौन था? अगर आप मेरे वीडियोस को स्टार्टिंग से देखते हैं तो आपको पता होगा, मैंने उस समय बताया था जस्टिस अरुण मिश्रा ये थे उस समय सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज। अब ये रिटायर हो चुके हैं और उस समय ये लीड कर रहे थे। 3 जजेस थे, जस्टिस अमित शाह और जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस ये अरुण मिश्रा। अरुण मिश्रा उसमें से लीड कर रहे थे। अरुण मिश्रा की तरफ से जो जवाब दिया गया था वो आपको पता है कितना रूडली और कितना यू नो जो एक्सपेक्टेड था, जिस तरीके से वो उस तरीके से जवाब नहीं आया था। इवन वोडा आइडिया के केस में भी उन्होंने ही लीड किया था, और वोडा आइडिया के पास जितना आज नुकसान हुआ है और हो रहा है ये उनकी ही देन है। इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते। आप बैक हिस्ट्री को उठा के देखिए या मेरी पुरानी वीडियोस को 1 बाय 1 करके देखिए और आपको समझ में आ जाएगा। इवेंट बाय इवेंट मैंने आपको हर चीज़ बताने की कोशिश करी है। तो रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के केस में उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं था। लास्ट मोमेंट में वो सीधे सीधे बोल देते हैं, वोडा आइडिया के फाइनल जजमेंट को रिलीज़ करते हैं 1 सितंबर को। और आरकॉम के केस में जब बात जियो के ऊपर सीधे सीधे आ जाती है AGR ड्यूज़ को देने की, तब ये बात वो सीधे सीधे नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल और NCLT के हाथ में डाल देते हैं। ये कंपनीज डिसाइड करेंगी। NCLT की तरफ से तो डिसीजन आ जाता है, लेकिन डॉट उससे खुश नहीं था, जिसकी वजह से वो NCLAT के अंदर अपील करता है और फाइनली नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल की तरफ से 6 महीने से ज़्यादा टाइम में ये जजमेंट आया है कि ये होना है। तो यहाँ पे देखना बनता है कि लेंडर्स जो हैं और UVARC अगर फिर से री अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट इसको किस तरीके से सुनवाई देता है, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इसको रूल करता है, ये बहुत ही ज़्यादा देखना इंटरेस्टिंग होगा। और होपफुली मुझे उम्मीद है, पॉजिटिव सोचिए आप भी, मुझे उम्मीद है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उसको इट विल बी टेकन डाउन
और जो लेंडर्स हैं उनको ऊपर लिया जाएगा, यानी लेंडर्स की वैल्यू प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा, क्योंकि ऑपरेशनल क्रेडिटर तो सिर्फ उसका तो कुछ नहीं जाता है, लेकिन जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं उनका तो जाता है ना। वो तो पब्लिक एसेट्स की, पब्लिक मनी है उनके पास, पब्लिक मनी को उन्होंने इन्वेस्ट किया है, और वो पब्लिक मनी उनके पास नहीं आएगी तो फिर वो कहाँ से भरपाई करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को तो टैक्स की वसूली करनी है, यहाँ से नहीं कहीं और से वसूली कर लेगा, लेकिन फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को टैक्स की वसूली नहीं करनी है, उनको कमाई करना है, वो कमाने के लिए लगाते हैं, और इस उम्मीद के नहीं साथ नहीं लगाते हैं कि 60 हज़ार करोड़ रुपए उनका नुकसान हो जाएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना चाहें तो बता सकते हैं। मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा था, मेरे गले से बात नहीं उतर रही है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो गाइस, टेक केयर।